बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक आज जो वाक़या पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार के एक इमाम बारगाह में पेश आया, जहाँ पर ऐन उस वक्त के जब नमाजी इकट्ठे हो रहे थे जुमे की नमाज की अदायगी के लिए, वहाँ पर एक खुदकुश हमलावर आता है और पहले वो फायरिंग करता है जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शहीद हुआ और उसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और ख़ुद को धमाके से उड़ा देता है। 57 अफराद शहीद हुए हैं इस वाक़े में, सानहे में, और 200 के करीब ज़ख्मी भी हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ज़ख्मी हैं उसमें बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि इंतहाई क्रिटिकल हालत में भी मौजूद हैं। सबकी तरफ से ऑब्वियसली मुज़म्मती बयानात आ रहे हैं, लेकिन हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि इस वाक़े के हवाले से कोई भी थ्रेट अलर्ट मौजूद नहीं था। क्या वाकई इसको सिक्योरिटी लैप्स का नाम दिया जाएगा, इसको इंटेलिजेंस फेलियर का नाम दिया जाएगा, या फिर कुछ और अवामिल हैं, कुछ और मुहर्रिकात हैं जो देखने पड़ेंगे। एक तो अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है उसके बाद बहुत सारे लोगों का शायद ये ख्याल था कि थोड़े हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर टीटीपी को लेके भी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेके भी एक दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ आया था, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि उनके साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। फिर हमें बताया गया कि नहीं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोबारा इस तरह की खबर आई कि अब डायलॉग हो रहा है, सीज़ फायर पर आमादगी ज़ाहिर की गई है। लेकिन अब आखिरी जो इत्तला थी जो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आवाम को बताई गई कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आखिर क्या अवामिल हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, ये आज इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जब भी पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा होता है, मिसाल के तौर पे 24 बरस के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, रावलपिंडी में वो खेल रही है, टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हुआ है। इसके अलावा 23 मार्च आने वाली है और इसमें भी बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की मेहमानों को जो है वो दावत दी गई है जो कि 23 मार्च की हमारी तकरीब में शामिल होंगे। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अभी रिसेंटली रशिया के दौरे से वापस आए हैं, रूस के दौरे से वापस आए हैं, और ये भी आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल कुव्वतें हैं जिनको ये दौरा बहुत खटक भी रहा है। इस पे एक तो बात करने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ मुमताज़ बंगश मौजूद हैं जो कि 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के। आप चारों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। बंगश साहब, पहले तो मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। शेख रशीद साहब ने तो कहा कि कोई थ्रेट अलर्ट मौजूद नहीं था। आपकी जितनी भी सूबाई हुकूमत के लोगों से बात हुई है वो इस ज़िमन में क्या कहते हैं? क्या कोई ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था? कहीं पर प्रोविंशियल इदारों के पास ऐसी कोई खबर मौजूद थी? सादिया, बात यह है कि ये बात तो ठीक है कि कोई अलर्ट मौजूद नहीं था, कोई किसी किस्म की का थ्रेट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पुलिस को या सूबाई हुकूमत को नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ ये बात नज़रअंदाज करना भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात का जो सिलसिला था वो जब रुक गया तो उसके बाद तालिबान की एक ग्रुप ने बाकायदा तौर पे अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू किया था और मुख्तलिफ इलाकों के लिए अपने अमीर भी मुकर्रर किए थे। वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे थे। तो ये इस बात के लिए ये पैगाम देने के लिए काफ़ी था कि ये लोग जो हैं ये अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। अब उस सूरत हाल को देखते हुए यहाँ पे इंतजामात भी की जा चुकी थी। जुम्मे की नमाज में जो गुंजानाबाद इलाके हैं और जो एहसास इलाके हैं, जिस तरह से ये मस्जिद समझी जाती है, यहाँ पे 2 पुलिस एहलकार उनकी ड्यूटी लगाई गई थी गेट पे, और उनकी ड्यूटी ये थी कि वो हर आने जाने वाले और मशकूक अफराद पर नज़र रखे। लेकिन जब सबसे पहली ही दहशतगर्द जब आए तो सबसे पहले जो गेट पे मुतय्यन थे पुलिस एहलकार उनको निशाना बनाया गया, एक को शहीद कर दिया गया और एक जख्मी हो गया। तो उसके बाद ही उनको अंदर जाने में कोई मुश्किल पेश नहीं थी और अंदर नमाज बाजमात से सिर्फ चंद मिनट पहले। ये भी बताइएगा, जो इनिशियल इत्तला आई थी वो कहीं ना कहीं मीडिया में ये भी बताने की कोशिश की गई कि शायद 2 खुदकुश हमलावर थे, एक बाहर फायरिंग कर रहा था और दूसरा जो है उसने खुद को धमाके से उड़ाया। तो ये गलत खबर है। खुदकुश हमलावर एक ही था, वही पहले फायरिंग करते हुए बाद में इमाम बारगाह के अंदर दाखिल हुआ। सादिया, बात यह है कि ये बात तो ठीक है कि कोई अलर्ट मौजूद नहीं था, कोई किसी किस्म की का थ्रेट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पुलिस को या सूबाई हुकूमत को नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ ये बात नज़रअंदाज करना भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि जब तालिबान के साथ मुज़ाकरात का जो सिलसिला था वो जब रुक गया तो उसके बाद तालिबान की एक ग्रुप ने बाकायदा तौर पे अपने आप को मुनज़्ज़म करना शुरू किया था और मुख्तलिफ इलाकों के लिए अपने अमीर भी मुकर्रर किए थे। वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे थे। तो ये इस बात के लिए काफ़ी था कि ये लोग जो हैं ये अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। अब उस सूरत हाल को देखते हुए यहाँ पे इंतजामात भी की जा चुकी थी। जुम्मे की नमाज में जो गुंजानाबाद इलाके हैं और जो एहसास इलाके हैं, जिस तरह से ये मस्जिद समझी जाती है,
लाते हैं। एक बंदा जो है वो जब फायर करता है तो एक पुलिस वाले को उसको गोली लगती है और वो सीधा अंदर जाता है। फिर एक और शहरी उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है, उसमें वो पुलिस वाले की शहीद पुलिस वाले की गन उठाता है और उस शख्स को फॉलो करता है कि जो दहशतगर्द के साथ आ रहा होता है। तो इसलिए पुलिस ये बात भी कर रही है कि जो दूसरा हमलावर था वो शायद वो भाग गया था और जो शहरी था रज़ाकाराना तौर पे उसकी वजह से वो खुदकुश हमलावर को मारने की कोशिश कर रहा था। जी बिल्कुल, उसने बाकायदा तौर पे फायरिंग भी की है और जो वहां पे ऐनी गवाह हैं उन्होंने उसको देखा भी है, उसकी बाकायदा तौर पे निशान की गई है और वो शख्स सिटी का रहने वाला है और उसने बाकायदा तौर पे पुलिस वाले के गन से उस दूसरा जो हमलावर था उससे निशाना भी बनाया, जिसकी वजह से दूसरे हमलावर को अंदर जाने में मुश्किल पेश आई और वो अंदर दाखिल नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं महमूद शाह साहब की जानिब जाना चाहूंगी। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से एक तो अभी बंगश साहब ने जिक्र किया कि तालिबान का, टीटीपी का यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा था जो खुद को रीऑर्गेनाइज कर रहा था और जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मुख्तलिफ जगहों पर अमीर भी मुतय्यन किए और ये उस वक्त हुआ जब रियासत पाकिस्तान ने या हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि अब इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि उसके बाद इन कार्रवाइयों में जो है वो शिद्दत आई है और सिर्फ पेशावर नहीं है, बलूचिस्तान में भी हमने देखे हैं कि वहाँ पर भी इस किस्म के अटैक्स हुए। सो ये जो एक रिसर्जेंस है इस टेररिज्म की, इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है? दरअसल यही लोग जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैं और ये डिस्परेट हैं, मतलब इनके लिए कोई और रास्ता नहीं है मेरे ख्याल में बग़ैर टेररिज्म के। हमारे जो दिफाई नौइयत के हमने लिए हैं तो काफ़ी अरसे बाद ये वाक़या हुआ है। मेरे ख्याल में इस हुकूमत के दौरान ये पहला इतना बड़ा वाक़या है हुआ है। एरिया हमें मालूम है कि किधर से ये इनिशिएट होता है और कहाँ आता है और हमने जो मुख्तलिफ दिफाई जो हमने किए हैं मेरे ख्याल में उसमें कमज़ोरी है और वो कमज़ोरी की वजह से ये अंदर आ जाते हैं। बॉर्डर के ऊपर ये पिछले दिनों एक ऑर्डर है कि जो मरीज़ को लाते हैं तो उसके साथ 2 आदमी बग़ैर वीज़ा के आएंगे। मेरे ख्याल में इस किस्म के ऑर्डर देते वक्त सोचना चाहिए कि इनके साथ वो 2 आदमी जो है उनको बग़ैर वीज़े के लाने में क्या उसमें क्या लोग आ सकते हैं या नहीं। अच्छा, ये अभी जो दिफाई पॉलिसी न्यू ये जरा बताइए, आप कह रहे हैं कि ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से ये पॉलिसी बनाई गई है कि अगर अफगानिस्तान से कोई मरीज लाया जाता है यहाँ पर इलाज के लिए तो उसके साथ 2 अफराद बगैर वीजा के एंटर हो सकते हैं पाकिस्तान में। जी हाँ बिल्कुल, उनके अटेंडेंस के तौर पर के ऊपर तो मेरे ख्याल में अटेंडेंट एक ही होना चाहिए और फिर उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वीज़ा हो, लेकिन यह है कि वो इसका रिश्तेदार है क्या है वो, और ताकि वो मरीज़ के साथ वो रहे और उसको ट्रेस किया जा सके। यहाँ पर काफ़ी अफगान मुहाजिरीन हैं। अभी ये जो लोग हैं टीटीपी, ये अपने जो इस तरह के लोगों को ये रिक्रूट करते थे तो पाकिस्तानी इनको नहीं मिल रहे हैं और ये अफगानी बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं इस काम के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता है, आप कहते हैं कि ये पाकिस्तानी इनको नहीं मिल रहे हैं रिक्रूट करने के लिए। तो क्या ये जिस तरीके से आपने बात की है ये सिर्फ और सिर्फ बाहर से ये चीजें हो रही हैं और जो यहाँ पर अगर उनको लोग नहीं मिल रहे पाकिस्तानी तो फिर अफगानिस्तान से लोग भिजवाए जा रहे हैं यहाँ, या फिर ऑलरेडी यहाँ कोई स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जिनको एक्टिवेट किया गया है? मेरे ख्याल में यहाँ पर जो लोग हैं और इसके लिए कहा गया था कि तमाम ऑपरेशंस जो है वो जारी रखे जाए और इसको IBO कहते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। यानी जब कोई आदमी इस तरह आता है तो किसी के पास ये रहता है, वो या किसी मस्जिद में वो रहता है, किसी मदरसे में वो रहता है। मेरे ख्याल में वहाँ पर थोड़ी सी गफलत बढ़ गई है, यानी काफ़ी अर्सा कोई वाक़या नहीं हुआ तो इस तरह के इक़दामात जो पहले जिसके ऊपर सख्ती होती थी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका नुक्ता है। स्लीपर सेल्स ऑब्वियसली मौजूद हैं
उनको एक्टिवेट किया जाता है और उनको पकड़ने का ऑब्वियसली एक ही तरीका है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो किए जाते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनमें गफलत है? बंगर साहब को भी ये लगता है कि जो टीटीपी का एक ग्रुप है उसने अपने लोगों को जो है वो एक्टिवेट कर दिया है? मैं मंदोखेल साहब आपकी राय जानना चाहूंगी। जैसे अभी तक इस हवाले से जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो ये है कि कोई थ्रेट अलर्ट मौजूद नहीं था, सो आप इसको नेग्लिजेंस समझ रहे हैं क्योंकि किसी सूबाई इदारे के पास भी ऐसा थ्रेट नहीं था, विफाक ने भी बता दिया है, सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस फेलियर है, या जैसे थोड़ी देर पहले शेख रशीद कह रहे थे कि कहीं भी खुदकुश हमलावर को रोकना मुमकिन है ही नहीं? बहुत शुक्रिया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और जो लोग शहीद हुए हैं, जो है के साथ शरीक है। इतनी अजीब बात है कि आप एक नुमाइंदा मंगश साहब और ब्रिगेडियर साहब भी ने बहुत कुछ बोल दिया है, उनको पता है कि ये ग्रुप हुआ, ये अमीर है, और वजीर दाखिला को नहीं पता। ये जरा बताएंगे ये कौन से मुल्क का वजीर दाखिला है जो इस्लामाबाद में बैठ के अपोजिशन के ऊपर जो ना वो खाली दिली के गोले बरसा के, उसके अलावा ये मुल्क के किसी कोने में नहीं जाता है। कहीं हादसा होता है दहशत गर्दी का, चाहे कोयटा में हो, चाहे पेशावर में हो, चाहे मुल्क के दूसरे हिस्सों में होते हैं, जिनको तो वो समझ ही नहीं रहे पाकिस्तान के हिसाब। तो अब ये फिर इस तरह बेवकूफाना बयान देके कि कोई अलर्ट नहीं था, भाई तो ये सबसे बड़ी फेलियर है आपका। अगर आप अलर्ट नहीं था और आप उसकी वो करें, और एक 92 न्यूज के एक नुमाइंदे को पता है क्या अमीर हम है, तो इससे ज्यादा नाइली और क्या हो सकती है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द इन नाइलों से, इन जाहिलों से पाकिस्तानी कौम को जो ना वो उनको उनके हिसाब से उसको वो कर दे। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त भी मैं लॉन्ग मार्च में हूँ और पिछले आज छठा दिन है और बड़े स्मूथ तरीके से हम सिंध के है, और जो इनकी जो मार्च को उसको भी ये आज जिस तरह खानेवाल में एक ड्रोन कैमरा, मैं तो कहूँगा साजिश है इस कभी हुकूमत का, जो मेरे चेयरमैन और आसपा बीबी के ऊपर उन्होंने हमला करने की। अच्छा, आपको लगता है साजिश है? जी, वो हमने देखा। बिल्कुल साजिश है क्योंकि ये शख्स जो ना जहाँ वो तर्जमानों को मीटिंग बुलाते हैं तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। मुझ पे टॉक शो में कई मरतबा हमला करने की इनकी लोगों ने कोशिश की है, और फिर आज मेरे चेयरमैन जिस तरह वो काफिला लेके हजारों की तादाद की गाड़ियां लेके कहेंगे, मैं बैठा हुआ था मैं खड़ा था उस ट्रक के बिल्कुल एन सामने, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो ड्रोन सीधा जमीन पे जाके और आसपा बीबी को, क्योंकि उसके बराबर में बिलावल साहब खड़े थे, उनको हिट करते और आसपा बीबी को लग जाते हैं और उनको उसी वक्त ले गए हॉस्पिटल ले गए। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये हुकूमत क्या दहशतगर्द बड़े बड़े वाक़यात के रूप से। अच्छा, ये आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से साजिश की गई है? आई होप शी इज फाइन। वो हमने फुटेज देखी है जब वो ड्रोन उनको लगता है पेशानी पे लगता है, और बिलावल साहब ने भी यही कहा कि अब पता नहीं ये जानबूझ के किया गया है या वैसे ही अनजाने में किसी से लग गया है। लेकिन इस पे मैं बाद में चलें अली ज़फ़र साहब का मौक़िफ़ जान लूंगी। लेकिन अली ज़फ़र साहब, आज सबसे पहले तो पेशावर का जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है उस पर हम बात कर रहे हैं, और हमारे दोनों मेहमान जो हैं उनकी राय ये है कि कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें पता होती हैं, जिस तरीके से टीटीपी के एक ग्रुप को यहाँ पे एक्टिवेट किया गया, या जब तालिबान की हुकूमत आई अफ़गानिस्तान में तो उस वक्त एक आम तासुर था पाकिस्तान में कि अच्छा ये सॉफ्ट कॉर्नर है तो शायद यहाँ के हालात बेहतर हो जाएंगे। आपकी नज़र में फिर क्या वजह है कि एक दफ़ा दोबारा हमें ये इसकी रिसर्जेंस जो है वो टेररिज्म की नज़र आ रही है? देखिए जी, जो टेररिस्ट हैं वो हमेशा कोशिश करेंगे कि जब भी थोड़ी सी भी कोताही हो या सॉफ्टनेस हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन आप एड देने की कोशिश करें, लोगों को अफगानिस्तान से लेके आने की इजाजत दें कि वो अपनी सेहत की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो अस्पताल में आ जाएं। जो टेररिज्म दुनिया भर में इसी तरह वो कहीं ना कहीं से निकाल के अपना कोशिश करते हैं कि नुकसान पहुंचाएं, लेकिन ये इस जो हौलनाक वाकया हुआ जिसपे हम सबको इतना अफसोस है इतनी देर बाद, हमारा ख्याल था कि हमने ये खत्म किया है और अब हम इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये वाकयात बहरहाल हो जाते हैं। उसमें अब नेक्स्ट स्टेप ये है देखना कि हो सकता है इसमें कोई फौरन हाथ भी हो, क्योंकि ये जब भी हम प्रोग्रेस की तरफ जाने लगते हैं, जब भी हमारी इम्प्रूवमेंट्स आती हैं इकोनॉमी में, तो कोई ना कोई
नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का एक अटैक हो जाता है, और वो उसमें फिर बाद में पता यही चलता है कि ये एक तरह से अच्छा, मुझे ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमने हमेशा देखा है कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक बैरूनी हाथ मुलव्वस होता है, बट सेनेटर साहब एक बात बताइए, देखिए अफगानिस्तान के साथ हमने बॉर्डर फेंसिंग की, हमने ये कहा कि मुज़ाकरात, जब आपकी हुकूमत की मैं बात करी हूँ आने के बाद, इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने इंकशाफ किया कि हाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं, फिर नहीं चल रहे, सीज़ फायर हो जाता है, फिर बताया जाता है कि मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म हो गए। सो बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो अपने हम इंटरनल हालात देखते हुए तब्दील करते हैं, ख़ासतौर से अफगानिस्तान के साथ अगर मैं बात करूं। तो फिर ये जो आपने जिक्र किया, और ये ब्रिगेडियर साहब ने, मैंने उनसे इसीलिए पूछा बिकॉज ये मुझे नहीं पता था कि ये भी पॉलिसी है कि अगर अफगानिस्तान से कोई मरीज आता है तो उसके साथ 2 अटेंडेंट बगैर वीजा के भी आ सकते हैं। सो इस किस्म की पॉलिसीज को क्यों नहीं चेंज किया जा रहा? देखिए, जिस तरह से कहा कि आप ह्यूमैनिटेरियन टेररिस्ट का मकसद यही है कि आप हर किस्म की ह्यूमन राइट्स को खत्म कर दें, आप हर किस्म की ह्यूमैनिटेरियन एड्स को खत्म कर दें और आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं। ये टेररिस्ट का एक मकसद होता है कि डरा दें। अब वो कोई स्टेट भी उन टेररिस्ट के मकसद को पूरा नहीं होने देती। जहाँ ह्यूमन राइट्स है वो कोई स्टेट नहीं खत्म करती, वो कोशिश करती है कि ह्यूमन राइट्स के अंदर रहते हुए टेररिज्म को कंट्रोल किया जाए। अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, तो वो हमारा एक फर्ज है, एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी, अपने रिलीजन के मुताबिक भी, अपने मजहब के मुताबिक, अपने मोरालिटी के मुताबिक, हर किस्म की आप उसमें कानून के मुताबिक भी हमने मदद देनी है और हर मुल्क देता है। उनका मकसद ये है, अगर ये है कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड खत्म कर देंगे इस डर से कि उसके थ्रू, ठीक है, लेकिन वो जैसे कि एक अटेंडेंट भी अगर हो तो आई थिंक दैट्स आल्सो इनफ। बट बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बंगर साहब, एक बात बताइए कि माजी में हमने देखा है कि ऐसे जब भी सानेहात, जो भी वाक़यात होते हैं, तो आपको, हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है, उनको कहीं ना कहीं से फौरी तौर पर मैसेजेस आ जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ क्लिप्स अपलोड कर दिए जाते हैं, किसी ना किसी तंजीम की तरफ से जिम्मेदारी ली जाती है। इसकी हैरान कुन तौर पर अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। जी बिल्कुल सादिया, न सिर्फ ये बल्कि उसी वक्त तकरीबन 1 घंटे के बाद इस किस्म के मैसेज आते हैं। अगरचे ऐसी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो अब भी मौजूद हैं, इसके अलावा जो दीगर वो ज़राए इस्तेमाल करते हैं सहाफ़ियों को इन्फॉर्म करने के लिए, वो भी मौजूद है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अभी तक किसी ग्रुप की जानिब से इस किस्म की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। यहाँ सादिया, मैं आपको एक और बात बताऊँ, अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी हमारे वज़ीर दाखिला की और दीगर हुकूमत की जानिब से, जो कहा जा रहा है कि इनका ये फेल्योर है या नहीं है, तकरीबन 4-5 हफ्ते कबल मोमंद में और बाजवड़ में हुकूमत की जाने से पम्फलेट्स तकसीम किए गए थे और उसमें मुख्तलिफ दहशतगर्दों की सरों की कीमत लगा दी गई थी और बाकायदा तौर पे उनकी तस्वीरें भी दी गई थी। मोमंद में गालिबन कोई 20 के करीब दहशतगर्द थे और इसी तरह से बाजवड़ में भी 20 दहशतगर्दों की तस्वीरें दी गई और उनमें कुछ अहम फिगर्स भी शामिल थे जिनकी सरों की कीमत लगा दी गई थी। इसका मतलब यह है कि ये दहशतगर्द जो है वो इन इलाकों में कहीं ना कहीं मौजूद है कि हुकूमत इस बात पे मजबूर हुई कि उन दहशतगर्दों की तस्वीरें जो हैं वो पैम्फलेट की सूरत में अवाम में तकसीम कर ले और दहशतगर्द मौजूद हैं, तभी तो वो पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अगर ना पता हो कि मुल्क में नहीं है तो फिर ऐसा इकदाम ना होता। जी बिल्कुल, इसका मतलब तो ये हुआ कि हुकूमत को पहले से इल्म है कि ये चूंकि रीऑर्गेनाइज हो गए हैं और ये लोग जो हैं जिनके बारे में वो आवाम को बताना चाहते हैं कि ये दहशतगर्द इनके इन इलाकों में, बल्कि मतलब अजला का भी बाकायदा तौर पे उनको स्पेसिफाई किया गया है कि बाजवड़ में ये लोग हैं और मोमन में ये लोग हैं। फलां की सर की कीमत 20 लाख है, फलां की इसमें 2 दहशतगर्द ऐसे भी है कि जिनकी सरों की कीमत 1-1 करोड़ रुपए लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि ये वो लोग थे जो इंतहाई वांटेड लोग थे और वो इन इलाकों में कहीं पे मौजूद है।
अगर ये मौजूद हैं तो हुकूमत को तो चाहिए था कि जो सिक्योरिटी है, जो मसाजिद की सिक्योरिटी है, इसके अलावा दीगर शहरों की जो सिक्योरिटी है उसको बीफ अप करते, ताकि इस किस्म के उसका अगर कहीं अगर दहशतगर्दों का रास्ता नहीं, अगर खुदकुश हमलावरों का रास्ता नहीं रोका जा सकता तो कम से कम दहशतगर्दों को शहर के अंदर दाखिले का रास्ता तो रोका जा सकता है। यहाँ पे जो चेक पोस्टें थी पेशावर में और दीगर जो बड़े शहर हैं वहां पे वो उससे मुकम्मल तौर पे खत्म किया गया है। अब पेशावर की एंट्री पॉइंट पे कोई इस तरह काबिल जिक्र चेक पोस्ट नहीं है कि वहां पे दहशतगर्दों का रास्ता रोका जा सके। शहर के अंदर पहले मुख्तलिफ जगहों पे जो हसास इलाकी थी, अच्छा, ये जिनकी आप बात करें, पहले मुझे बताइए कि जो पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, जो दहशतगर्द मतलूब थे, उनकी तस्वीरों के साथ उनके सर की कीमत लगाई गई कि तला हो तो दे दें, किसी का 20 लाख, किसी का 15 लाख, जो भी। अब ये दहशतगर्द, इसमें मेजॉरिटी वो थी जो यहाँ के हैं या फिर सरहद पार दहशतगर्द भी हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान में आ सकते हैं? नहीं, वो उस पर बाकायदा तौर पे निशानदेही की गई थी, उनके एड्रेसेस भी दिए गए थे, उनके बाकायदा तौर पे नाम और सारे जो डिटेल है वो सारा दिया गया था। उनका ताल्लुक इन्हीं अजलामी से था, कुछ का मोहम्मद से था, कुछ का ये बाजवार से था। लेकिन ये जब बिरूनी हाथ की जो बात हुई, ये लोग इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है उनकी एक्सेस है, ये लोग बाकायदा तौर पर इन इलाकों में घूमते फिरते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर खारिजा हाथ भी उसमें मुलविस है तो इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लोगों को रिक्रूट नहीं किया जा रहा, वो थोड़ा आप कह रहे हैं कि मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो लोग मौजूद हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया जा रहा है, उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्विकली अगर इजाजत दें, मैं पहले तो अली जफर साहब से इसका जवाब लूं, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। अली जफर साहब, ये जो बंगर साहब बता रहे हैं कि पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, यानी कि पता था हुकूमत को कि ये दहशतगर्द मौजूद हैं और स्पेसिफिकली 2 अजला के अंदर, तो फिर आपको क्या लगता है, जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि ठीक है खुदकुश हमलावर को रोकना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, या इंटीरियर मिनिस्टर ने भी यही बात की है, बट कहीं ना कहीं आईबीओज में, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में आपको लगता है कोताही हुई है? देखें, आई थिंक इस किस्म के मामला में ब्लेम गेम तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि किससे कोताही हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ये तो एक नेशनल इशू है और इसमें हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो भी लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे हैं, उनकी बहुत बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात जब हम सोते हैं तो वो लगे होते हैं इसी कोशिश में कि हमारी हिफाजत हो और ये टेररिस्टिक अटैक्स ना हो। और मुझे जाती इल्म है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी वो उनकी अपनी फैमिलीज को एक तरह से थ्रेट्स आ जाते हैं और उनकी अपनी फैमिली अंडर थ्रेट होती हैं जब वो कर रहे होते हैं टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं और टेररिस्ट को कर रहे हैं। की बात है, आपको कोई ऐसा सबूत मिले कि बाकी उनको पता था किसी को और उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, जनरली कह देना कि क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं, उनको इल्म है कि कोई टेररिस्ट पाकिस्तान में है, इसलिए ये जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है टेररिस्ट अटैक की, ये बात दुरुस्त नहीं। बल्कि ये कहना चाहिए कि हाँ, अगर वो उनको पता है कि कोई टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो फिर एक सिविल सोसाइटी का भी है कि वो उन टेररिस्ट को पकड़ के तो हुकूमत को इन्फॉर्म करें। और ये जो देते हैं इस तरह की कि आपको हम अगर पकड़ा गए तो हम इनाम देंगे, इसका मकसद ही ये होता है कि अभी तो वो छुपे हुए हैं किसी जगह पे और उनको निकालने का तरीका मकामी लोगों से मदद मांगी जा रही है। सही, ठीक है, तो ये इसको कोताही नहीं कह सकते आप। राइट। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, 23 मार्च का आना, जिसमें बहुत गैर मुल्की जो हैं और दीगर ममालिक ऑब्वियसली मदऊ हैं, 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यहाँ पिंडी में मौजूद है, टेस्ट मैच हो रहा है, और उससे भी बढ़ के वज़ीर आज़म इमरान खान का हालिया रूस का दौरा, और अभी OIC का इजलास भी इसी महीने पाकिस्तान में होने जा रहा है। इन चीजों को सामने रखते हुए कैसे आप देखते हैं कि दोबारा से जो दहशतगर्दी बढ़ रही है? मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो हमने जीती हुई है
और वो कहते हैं कि हाथी गुजर गया है, लेकिन हाथी की दुम जो है वो फंसी हुई है। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि मोहम्मद एजेंसी में या बाजावुड में कहीं टेररिस्ट मौजूद है, और ये जो कोई पैम्फलेट वगैरह तकसीम किए गए वो इसलिए कि ये लोग इधर छुपे हुए हैं। नहीं, मेरे ख्याल में हम इन इलाकों में फिरते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में अक्रॉस द बॉर्डर ही हैं। एक तो हमें हमारी इंटेलिजेंस थोड़ी सी तेज करनी होगी। अगर पाकिस्तान में टेररिस्ट मौजूद नहीं है, सरहद पार से आ रहे हैं, मौजूद नहीं, सरहद पार से आ रहे हैं, तो सरहद पार में भी जो लोग हैं वहाँ पर भी हमारी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। यानी ये तैयारी कर रहे थे तो हमें पता होना चाहिए था कि ये तैयारी कर रहे हैं और किसी वक्त भी ये हमला कर सकते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमारी कमज़ोरी है और वहाँ पर हमें इंटेलिजेंस तेज करनी होगी। नंबर 2, बॉर्डर के ऊपर जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है वहाँ पर ऐसे लोग जब आते हैं तो उधर ही उसको रोकना चाहिए। तीसरी जगह जो है, जब ये आते हैं किसी के पास ठहरते हैं तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस अपनी तेज करनी होगी ताकि हमें पता चल सके ये किसके पास आए हुए हैं और ये कोई हमला करने वाले हैं। मेरे ख्याल में ये जो मुख्तलिफ हमारे जो वो हमने बनाई हुई है उसको टाइट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में उसमें कहीं स्लिपेज होने की वजह से ये हमला मुमकिन हुआ। दरअसल हमारे खिलाफ जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत है, सफ़ारा है, मिसाल के तौर पे अमेरिका जो सुबकी वो अफ़गानिस्तान में उठा चुका है, वो बदला हमारे से लेना चाहता है। इसी तरह इंडिया जो है वो हमारा पेरिनियल दुश्मन है, वो तो कुछ भी करना चाहता होगा। तो मेरे ख्याल में, और हमारे मुल्क के अंदर ये बड़ी इम्पोर्टेंट इवेंट्स आपने बताए जो होने वाले हैं, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मेरे ख्याल में ये मुमकिन है। हमारे बड़े केपेबल और रशिया के साथ ताल्लुकात की बहाली भी बहुत कुव्वतों को खटक रही है। ताल्लुकात के ताल्लुक की वजह से ये नेपुर है जी, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बहुत प्रोमिनेंट हो रही है। तो मेरे ख्याल में जो दुश्मन है वो भी इसका फ़ायदा उठाते हुए कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो ये मामलात है ये अच्छे हाथों में है। ये सारे कुछ हो सकता है, इसको टाइट किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। और मेरे ख्याल में जो उधर भी है लोग, उनके साथ जो हमने बातचीत, ये जो है, ये जो टेररिस्ट है जो उधर बैठे हुए हैं, ये यहाँ तक निजाम ऐसा होना चाहिए। सरहद पार से ज्यादा लोग आ रहे हैं, आपको लगता है यहाँ मौजूद नहीं है? ठीक है, कादिर मंदोखेल साहब, राइट, ठीक है। कादिर मंदोखेल साहब, एक बात बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी बात करते हैं, बिलावल साहब ने भी जब ये वज़ीर आज़म साहब को, मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया था कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं TTP के साथ भी। सो आप लोगों के एक बहुत वाज़े पॉलिसी, या इस पर कहना चाहिए कि एक नज़रिया जो है वो हमेशा से रहा है। क्रिटिसिज्म हुआ था उस वक्त कि आप लोग मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। फिर ये खबर आई कि ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी है, या अंदरूनी हालात को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। उसके बाद से ये जो शिद्दत आई है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि ये हमले इंटेंस होना शुरू हो गए हैं, सो अब आपको लगता है कि मुज़ाकरात वाली पॉलिसी फिर बेहतर थी? देखिए, ये तो बड़ा आसान सी बात है कि बॉर्डर पार से दुश्मन आ रहे, हमला कर रहे। अभी आपको के जो पंकज साहब है उसने बताया कि जो एक दहशतगर्द था वहाँ कोई सिविलियन था, उन्होंने उस बंदूक उठा के और उनके पीछे भागा और उनको भगाया या उसको टारगेट किया। देखिए, आसान सी बात है, जब भी कोई ये जो मोबाइल चोर होते हैं, ये जो टारगेट किलर होता है, ये इनके पीछे 2-3 ग्रुप होते हैं। मतलब एक मोटरसाइकिल वाला वारदात करता है तो दूसरा उसका तौर पे काम करता है। तो फॉलो अप के तौर पे सोच सके कि अगर किसी शख्स ने उसको दबोच लिया तो फॉलो अप वाला उसको फायर करता है। वो शहरी का बता रहे थे कि रजाकाराना तौर पे वो हमलावर को मारना चाहता था, उसकी गन उसके हाथ लग गई थी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। गेट पे खड़ा कर दिया, इसको फॉलो अप को, इसको बचाने के लिए आपने क्या, मिसाल के तौर पर दहशतगर्द आया, पहले उसको फायर किया,
तो ऐसे फॉलो अप में कोई होना चाहिए जो कि आम डकैत के साथ होते हैं। तो हमारी जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब है, जो बड़के मार के वो बयानात देते हैं, वो एक पुलिस वालों को अपनी बंदूक पकड़ा कि उसको बोला आप बचाओ सारी बचत को। वो ट्रेन लोग होते हैं, खुदकश होता है, उसने जब फायर किए तो उसके ऊपर फायर के जो मस्जिद है इसकी छत के आगे पीछे कोई इस तरह बंदा होना चाहिए जो उसको, अगर इसको गरीब को टारगेट करे तो वो उस दहशतगर्द को टारगेट, यानी कहने का मतलब है कि वो जो सिविलियन है उसने उसको उसका हथियार लिया है और उसका हथियार अपना भी नहीं था, इसी के पुलिस वाले कर लिया और उसके पीछे भागा, तो फॉलो अप कुछ नहीं। तो इससे ज्यादा आपकी फेलियर और क्या हो सकती है? फिर आप कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करूं, तालिबान को मैं दफ्तर दूं, ये तो दिल्ली की सबसे बड़ी निशानी है। आप भड़के तो बड़े अच्छे मारे, आप तो अपोजिशन के ऊपर बड़े अच्छे से अच्छे आप वार करते हो, मगर जब दहशतगर्दों की बात आती है तो फिर आप दफ्तर खोलने की बात करते हो, फिर उससे मुज़ाकरात करने की बात करते हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये रियासत कोई एक एटमी पाकिस्तान है और हमें उसी नजर से इसकी सिक्योरिटी 20 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? आप मुझे बता दो, ब्रिगेडियर साहब मुझे बता दिए, अली जफर साहब बता दे, उसके ऊपर अमल हो रहा है? आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में जहां दहशतगर्द इस्लामाबाद की पार्टी को क्या किया और जहां जहां एक बुरी सूरत थी, और मैं ये नहीं कहता हूँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, लेकिन जो फोर्सेज है उनकी ताउन से, उनकी मदद से, और वो सारा दहशतगर्दी का मामला वो खत्म हो गया। अब दहशतगर्द ने जब दोबारा सर उठा ली है तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो हुक्मरान है जिनके उनको अपोजिशन से फुर्सत नहीं है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले मंदोखेल साहब एक सवाल का जवाब दे दें मुख्तसरन। ये मैं अली जफर साहब से भी पूछूंगी क्योंकि उनका भी सिंध में लॉन्ग मार्च चल रहा है, आपका भी चल रहा है, आप खुद इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा हैं। तो ये जो सिचुएशन है, आज तमाम ही ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया है, ये कहा कि अमन बरकरार हो गया था, बड़ी कोशिशें की थी, लेकिन इस हुकूमत ने ना अमन व अमान का बेड़ा गर्क कर दिया, नाकाम हो गई है, और ये नाअहल हुकूमत जो है वो पीस को और हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो एक आप लोगों का ऑपोजिशन का मौक़िफ़ आज के इंसिडेंट के बाद, या जिस तरह ऑपोजिशन का रिवायती मौक़िफ़ होता है, वो हमारे सामने आ रहा है। क्या इसके बाद कुछ लॉन्ग मार्च को भी तारीख चेंज करने का या मुलतवी करने का या ख़त्म करने का कुछ ऐसा इरादा है? इरादा है। क्या हुकूमत ने महंगाई खत्म कर दी है? क्या हुकूमत ने रोजगार किया है? क्या हुकूमत ने खारजा पॉलिसी की है? क्या हुकूमत ने माशी पॉलिसी, कौन सा काम हुकूमत ने किया है जिससे हम ये लॉन्ग मार्च खत्म करें? हम तो लॉन्ग मार्च आज 6 दिन है, अभी हम साहिवाल पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नहीं, उस पे नहीं। ये जो टेररिज्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पूरी ऑपोजिशन बात कर रही है कि एक दफा फिर से कार्रवाइयों में इंटेंसिटी आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए सादिया, हम पाकिस्तानी अवाम को इस नाजायज हुकूमत, इस नारवा हुकूमत को, इस महंगाई की पतली हुकूमत को, अवाम को बचाना, हम तो सर पे कफन बांध के गए। आज जब आसपास को हिट हुआ ड्रोन से, उसके बाद भी आपने तकलीफ सुनी, आपने लोगों पे जोश देखा, हम तो सर पे कफन। ठीक है, आप कहते हैं हम तो सर पे कफन बांध के निकले हैं और डरते नहीं हैं, और ये जारी रहेगा लॉन्ग मार्च इस हुकूमत को घर जाने तक। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले कादिर मंदोखेल साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सर पे कफन बांध के निकली है, और सवाल उनसे यही किया था कि क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा है कि पॉलिटिकल रैलीज़ में माजी में इस तरह के हमले होते रहे हैं। ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो शहीद हुई हैं, दहशतगर्दी की नज़र हुई हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं करेंगे। मैं मुमताज़ बंगर साहब, एक सवाल आपसे, जो कि नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया था मंदोखेल साहब ने भी, अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि नेक्टा की तरफ से भी ये गवर्नमेंट को कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो एक और तरतीब दिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान 2 का उसको नाम दिया गया था कि वो शुरू हो, क्योंकि ये टाइम टेकिंग बॉम्ब जो है, एक्सट्रीमिज्म, ये बहुत खतरनाक हो रहा है, और एक और नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए इसको काउंटर करने के लिए। तो क्या पहले पे हमने मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है?
जी सादिया, असल में जो नेशनल एक्शन प्लान था उसकी तो अब भी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा तौर पे इजलास होते हैं और बाकायदा तौर पे लाएअमल तय की जाती है। उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी काफ़ी फीडबैक शामिल किया जाता है और उससे काफ़ी उस पर कामयाबी भी हासिल होती है। अब तक जो सूबे में अमन था, बल्कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे अमन की फ़ज़ा थी, यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल थी, मामूल पे आ गई थी। हमें वो दिन याद है कि जब चंद साल कबल यहाँ पे गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिलती थी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी ज़िले में कोई ना कोई कार्रवाई ना हुई हो। अब ये नेशनल एक्शन प्लान ही का नतीजा था कि उसके बाद दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया था और अब भी उसके समरात यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जब इस किस्म के वाक़यात दोबारा होने इम्प्लीमेंट जी बिल्कुल उस पर बाकायदा तौर पे उस पर आजकल भी उस पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन चूंकि अमन की फ़ज़ा कायम हो गई थी, अब लोगों का बल्कि हुकूमत का और जितनी भी इदारे थे उनका ये ख्याल था कि चूंकि अभी अमन है तो जाहिर है उसमें इस किस्म की शिद्दत थी नहीं, तो ज़रा रिलैक्स हो गए थे वो सारे। लेकिन अब आपकी बात सही है कि चूंकि मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो रीऑर्गेनाइज होने लगे हैं, तो एक नए नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है और उस पर न सिर्फ वो देने की ज़रूरत है बल्कि उस पर अमल दरामद की भी ज़रूरत है, ताकि उन जो वाक़यात थे, अल्लाह ना करे कहीं मुमकिन है इस किस्म के वाक़यात मुस्तक़बिल में रहनुमा न हो और उनका रास्ता रोका जा सके। यकीनन जो पहले जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर जब तक अमल दरामद होती रही तो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे मुल्क में अमन की फ़िज़ा कायम हो चुकी थी। अब अगर उस पर उसको रिविज़िट किया जाए और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कार्रवाइयों को रोका जा सकता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसके लिए काफ़ी कुर्बानियां दी हैं और अब भी उन्हीं की बदौलत इस खित्ते में अमन कायम है। तो ये इस तरह से होना चाहिए और उसको बिल्कुल ऐसा है। आपने कहा कि बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हुआ है और महमूद शाह साहब आपसे भी मेरा सवाल यही कि आपको लगता है, क्योंकि हमारे जैसे आपने खुद कहा कि हाथी निकल गया दुम रह गई है, सो अक्सर और बेशतर ऐसे होता है कि जब हम अपने टारगेट के बहुत करीब होते हैं तो फिर वो कंप्लेसेंसी का मुजाहरा किया जाता है, कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो नेक्टा भी बार बार अपनी सिफारिशात दे रहा है और इस हवाले से भी उन्होंने यही कहा है कि मदारिस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को देखने की ज़रूरत है, डी रेडिकलाइज करने की ज़रूरत है और एक और नेशनल एक्शन प्लान वो कहते हैं कि जी लेकर आएं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो नेशनल एक्शन प्लान बड़ा तफसील में मौजूद है और मेरे ख्याल में उसके ऊपर एक्शन जारी रहना चाहिए। वो वैसी सोसाइटी को सुधारने के लिए ज़रूरी है। जनरली जो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए वो ये होना चाहिए कि ये जो सॉफ्ट एटीट्यूड है, चाहे एट द बॉर्डर हो या मुल्क के अंदर हो, वो नहीं होना चाहिए। हर वक्त टाइट किस्म के जो भी अरेंजमेंट्स है वो मौजूद होने चाहिए और कंप्लेसेंसी के लिए कोई जगह नहीं है। अभी तक मतलब है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो बड़े पावरफुल दुश्मन है और जो पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं मेरे ख्याल में उसके लिए और भी ज़रूरी है कि हम अपने आप को, हम एक रीजन में हैं इस तरीके से। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि मॉडर्न मुल्क है, यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन साथ ही हमारे करीब अफगानिस्तान है या ईरान है। मैं समझता हूँ कि हमें वो हालात हमेशा हमारे मद्देनज़र होने चाहिए और हमें जो है और भी अपने आप को अर्ली वार्निंग देने के लिए उन ममालिक में जो हमारी इंटेलिजेंस है ऑन ग्राउंड उसको तेज़ होना चाहिए ताकि वो फोर वांट इज फोर आपको पहले पता चल जाता है किसी चीज़ का तो आप एहतियात कर सकते हैं और मेरे ख्याल में इसमें कोई एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कंप्लेसेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है, चलती रहती है। जिस तरह सब आप कह रहे हैं कि हमने ये जंग जीती है और अभी भी ऑब्वियसली जीतेंगे, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि अगर कहीं ना कहीं कोई कोताही या गफलत बरत दी जाए तो फिर वो पूरी चीज़ वापस, वो कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन, वो ऐसा ना हो। मैं बहरहाल सेनेटर अली ज़फ़र साहब, आपको आई होप अभी मेरी आवाज़ आ रही होगी। मेरा सवाल आपसे ये था जो मंदो खेल साहब से भी मैंने पूछा था, उनकी लॉन्ग मार्च चल रही है, वो भी उस वक्त उसमें मौजूद हैं, आप लोगों की लॉन्ग मार्च चल रही है,
सो आपकी नज़र में जब इतने ज़्यादा खदशात का इजहार किया जा रहा हो दहशतगर्दी को लेकर मुल्क में, और उस वक्त ज़ाहिर है जब हमने एक जंग जीती हुई हो और फॉरेन रिलेशंस को लेकर पाकिस्तान बहुत बोल्ड स्टेप्स ले रहा हो, तो खदशात और बढ़ जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये वक्त है पॉलिटिकल मार्चेस और रैलीज का? देखिए, पॉलिटिकल का हिस्सा है और ये होनी चाहिए। ये रैलीज हर पॉलिटिकल पार्टी से बाहर होनी चाहिए। टेररिस्ट का जो आपको अभी बता रहा था कि उनका मकसद ये है कि वो उनकी जो सक्सेस वो टेररिस्ट एक्टिविटी से आपकी हर किस्म की जो एक नॉर्मल लाइफ है उसको खत्म करना या कम करने की उनका मकसद भी ये होता है, और अगर वो उसमें कामयाब हो जाए तो वो फिर उनकी सक्सेस है। तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो हमें ये एक्टिविटीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। उनमें अपनी जो जितनी भी उसकी प्रिकॉशन हो लेना, जितना भी तदाबीर हों उन पे अमल उसमें कंप्लेसेंसी, जैसा आप कह रहे हैं, कंप्लेसेंसी नहीं हो सकती, लेकिन उनको खत्म या बंद करना और बैठ जाना ये कह के कि चूंकि टेररिस्ट से हम डर गए हैं, ये दुरुस्त बात मेरा ख्याल नहीं है। ये एक्टिविटीज नॉर्मल रखनी चाहिए। हम जीत चुके हैं जंग, हमारा नेशनल प्लान जारी है और चलता रहेगा। ये इस किस्म का इंसिडेंट जो हौलनाक अच्छा, उसकी कितनी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती हैं? जैसे खैबर पख्तूनख्वा के बता रहे थे कि वहाँ पर अमल दरामद हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, बट आप भी समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर हमने अमल दरामद किया है, और बल्कि रिसेंटली पाकिस्तान ने, जिसका मोईद यूसुफ साहब और आपकी हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब क्रेडिट भी लेते हैं कि पहली दफ़ा हुआ है कि हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत जामे अंदाज में तरतीब दी है। इस पे मीटिंग्स होती हैं, इस पे फुल एक्टिविटी होती है, इस पे जगह जगह कोऑर्डिनेशन होती है। दूसरी हर सिक्योरिटी की ऑफिस में एक वक्त ऐसा, इसकी मैंने मीटिंग्स खुद भी अटेंड की हुई हैं, एक वक्त ऐसा था कि कोऑर्डिनेशन के बड़े मसले थे मुख्तलिफ एजेंसीज में। अब वो भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत सॉल्व हो गया हुआ है और उसमें इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। अच्छा, चले, आप कह रहे हैं आपने खुद भी मीटिंग्स अटेंड की हैं, जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे वो भी अब काफी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं। टाइम थोड़ा है। मंदोखेल साहब, लास्ट कमेंट आपका। राइट, देखिए, ये नेशनल एक्शन प्लान है, प्रोविंशियल एक्शन प्लान नहीं है। बंगश साहब माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है, ये मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि एक भी शेख रशीद साहब ने नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से मीटिंग चेयर की या उस मीटिंग में शमूलियत की होगी या उसकी तफसील बताया होगा कि इसकी 1 2 3 4 यानी 20 में से हमने 2-4 पे हमने अमल किया है। आई एम श्योर कि वो नहीं बता सकेंगे। इस पिछली हुकूमत ने भी इसके ऊपर नहीं किया था। हम क्या करते हैं, जब थोड़ी सी अमन अमान आ जाते हैं हम सो जाते हैं, और फिर एकदम जब धमाका हो जाता है, इस तरह जाने ज़ाय होती है, फिर हम फिर चौंक जाते हैं, टॉक शो भी करते हैं, 2-4 दिन पुलिस वाले इधर उधर शनाख्त परेड भी करते हैं, और यही होता रहता है। राइट, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब और मुमताज़ बंगश साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।